तो चलिए डियर, सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि एजुकेशन बायर आपकी परीक्षा यूपीपीसीएस और यूपीएससी व आरओ जो होने जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में चर्चा परिचर्चा सब्जेक्ट वाइज और टेस्ट वाइज और पीवाई क्यू वाइज डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। आज की क्लासेस ना हमारी टेस्ट की होगी ना पीवाई क्यू की होगी स्टूडेंट्स। आज की क्लासेस आपके लिए बहुत बड़ी एक सीख है। और सीख क्या है मैं आपको ये बताना चाहता कि ये जो सीख है स्टूडेंट्स, ये है आपका यूपीपीसीएस का जो निबंध का पेपर है वो आपके लिए एक सीख हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यूपीपीसीएस का जो निबंध का पेपर है बच्चे, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। ज़रा देखिएगा, आज की क्लासेस में हम देखेंगे कि यूपीपीसीएस ने जो आपका कल ही पेपर हुआ था, मैं इसको कल ही रिकॉर्ड करने वाला था, आपको प्रोवाइड करवाने वाला था, बट किसी कारणवश मैं नहीं करवा सका। ठीक है, क्योंकि मुझे बेसिकली चीज़ों को देखना था, समझना था और फिर आपके साथ में ये क्लास डिस्कस करनी थी। ऐसे ही नहीं कि आगे और सीधा डिस्कस करने शुरू हो गए, नहीं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि पहले मैं स्वयं चीज़ों को समझता हूँ और उस पर पूरा 360 डिग्री सोचता हूँ, समझता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यूपीपीसीएस के जो निबंध थे वो कैसे लिखे जा सकते थे, क्या क्या अप्रोच हो सकता था, कौन से निबंध ऐसे होते थे जिसको आप लिखते तो अच्छा नंबर उसमें आप ला सकते थे। देखिए, मैं थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं कि यूपीपीसीएस का जो है आपके चल रहा है मेंस का, उसकी परीक्षा। तो कल उसका 2 परीक्षाएं हुई हैं, जिसमें आपका एक तो एसए का पेपर हुआ है और एक हिंदी का पेपर हुआ है। हमने आपको दोनों का पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर दें। और वो जो हिंदी का पेपर है बच्चे, वो आपके आरओ के लिए डियर स्टूडेंट्स वो बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको क्या कर लें, वहाँ से डाउनलोड कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है, एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम की आईटी है। टेस्ट सीरीज प्रॉपर चल रही है, पीवाई क्यू प्रॉपर चल रहे हैं। आपको अगर देखनी है वीडियो तो प्रोवाइड करवा दिए गए हैं और उसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाया जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। बट आज का जो विषय है वो है ऐसे मतलब कि निबंध। और निबंध आपने पहले भी लिखे होंगे, ठीक है, निबंध तो स्टूडेंट्स आपने पहले भी लिखे हैं। जब आप 10th क्लास में थे तब भी आपने निबंध लिखे हैं, जब आप 11 में थे तब भी थे, 8 में थे जब भी थे, क्लास 5 में थे जब भी निबंध थे। चाहे आपने गाय के ऊपर निबंध लिखा हो, चाहे आपने माता के ऊपर निबंध लिखा हो, चाहे आपने विज्ञान के ऊपर निबंध लिखा हो, ठीक है, चाहे आपने राष्ट्र के ऊपर निबंध लिखा हो। बोलो हाँ, आपने ये सब निबंध लिखे हैं कि नहीं? बिल्कुल, ऑफकोर्स आपने निबंध लिखे, मैंने भी निबंध लिखे हैं, सब ने। जो भी हम पढ़े हुए हैं उन स्कूलों से निकल करके आए हैं, उन विद्यालयों से निकल करके आए हैं, तो हमने निबंध लिखे हैं और हमसे लिखवाए जाते हैं। क्योंकि निबंध हमारे अप्रोच को, हमारे आप देखोगे थिंकिंग नेचर को बढ़ावा देता है। बट यूपीपीसीएस ने क्या पूछा उसको थोड़ा सा जानिएगा। देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखो, इसमें क्या है स्टूडेंट्स, जो निबंध का पेपर होता है आपका 3 घंटे का समय है और 150 अंक आपको दिए गए हैं। आइए पहले पढ़ते हैं। देखिए, इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन इन्होंने लगा के रखी है, ज़रा इसको समझना। मैं दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ देता हूँ। पहले हिंदी में पढ़ देते हैं कि प्रश्न पत्र 3 खंड में विभाजित है। इसमें कितने खंड आपको मिलते हैं? निबंध के 3 खंड आपको मिलते हैं। पहला ख ए बी सी, ठीक है। प्रत्येक खंड के केवल एक विषय का चयन और कुल 3 निबंध आपको लिखने होते हैं। आप निबंध कौन सी भाषा में लिख सकते हैं? हिंदी में लिख सकते हैं, यूपी का है ना, अंग्रेजी में लिख सकते हैं और उर्दू में लिख सकते हैं, ठीक है। और प्रत्येक निबंध के लिए कुल जो अंकों की अधिकतम सीमा रखी गई है वो 700 शब्द हैं। देखो, यूपीएससी में क्या होता है, अगर आप यूपीएससी की बात कर लें तो यूपीएससी में निबंध आपको 1200 शब्दों में लिखना होता है और यहाँ पर निबंध आपको 700 शब्दों में लिखना होता है। मतलब कि वहाँ पर एक निबंध और यहाँ पर, और उसमें 2 ही निबंध लिखने होते हैं, है ना। उसमें का खा गा में एक एक चुन करके लिखना होता है। यहाँ पर 3 लिखवा रहे हैं तो 12 दूनी 24, यहाँ पर 2100 शब्द आपसे लिखवाते हैं। प्रत्येक निबंध के लिए आपके 50 अंक आपको निर्धारित किए गए हैं। इंग्लिश में पढ़ देते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 क्वेश्चन, राइट 3 ऐसे इन हिंदी और इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज, सेलेक्टिंग 1 टॉपिक्स फ्रॉम ईच सेक्शन। मैक्सिमम वर्ड लिमिट्स ईच ऐसे इज 700 एंड ऐसे इज करियर, जो आपके 50 मार्क्स इसमें दिए गए हैं। अब देखो, इसमें खंड है, आपको पहले मैं सेक्शन दिखा देता हूँ क्या क्या सेक्शन है। जैसे सेक्शन नंबर ए आपने देखा, यहाँ पर आपको सेक्शन नंबर ए दिख रहा है बच्चे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन नंबर आपका बी है, जिसको बै बोलते हैं, इससे आपको एक निबंध लिखना है। और फिर उसके पश्चात आपका सेक्शन नंबर सी है, यहाँ से भी आपको एक निबंध लिखना है, ठीक।
आइए जरा एक एक करके हम इस पर अब नज़र डाल लेते हैं। देखो पहले खंड की तरफ चलते हैं, सेक्शन नंबर ए की तरफ। आई होप कि आपको सेक्शन नंबर ए पूर्ण रूप से विजुअल हो रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से विजुअल हो रही हैं। तो ज़रा देखिए यहाँ पर सेक्शन नंबर जो आपका ए है स्टूडेंट्स, तो उसमें 3 निबंध आपको दे के रखे हैं। पहला निबंध क्या है आपको ज़रा देखिए, पहला निबंध है मानव मूल्य और साहित्य के बारे में, ह्यूमन वैल्यू एंड लिटरेचर के बारे में दे के रखा है। दूसरा है भारत में न्यू वुमेन की कल्पना एक मिथक है, इमेजिनेशन ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया ए मिथ। 3 जो निबंध आया है 3 नंबर का, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी का प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ यूथ पार्टिसिपेशन इन नेशन बिल्डिंग। अब यहाँ पर 3 निबंध हैं। आप जरा वीडियो को पॉज करके आप सोचिए। देखो आपको क्या है, ये तीनों निबंध ऐसे लग रहे होंगे कि मैं तीनों लिख दूंगा, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी क्या है, मिस्टेक होती है। क्या होती है? मिस्टेक होती है। हमें तीनों तो करने ही नहीं है, हमें एक निबंध करना है स्टूडेंट। देखिए है क्या, आप मुझे बताओ, आपको कोई भी निबंध लिखने से पहले थोड़े विषय आपको समझना चाहिए। देखो जब भी आप स्टूडेंट्स निबंध लिखें, मैं आगे एक पेपर लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा उसके बारे में और अच्छे से समझा सकें। देखिए जब भी आप कोई भी निबंध लिखते हैं, निबंध का मतलब क्या होता है? नियमित तरीके से बंधा हुआ ही निबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? नियमित तरीके से बंधा हुआ ही निबंध कहलाता है, उसको निबंध कहते हैं। अब देखो निबंध क्या है, मानो कि इन्होंने जो पूछा है, एक मैं ले लेता हूँ निबंध। देखो निबंध किसी भी विषय पे हो, बट उसमें क्या होनी चाहिए, इंटरलिंकिंग आपको आनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंटरलिंकिंग। आपकी इंटरलिंकिंग अगर उसमें है, टॉपिक वाइज टॉपिक को आप लिंक कर दें, तो आपका निबंध बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होगा और आप उसमें अच्छा एक स्कोर कर पाएंगे। जैसे अब जरा समझना, निबंध को केवल एक डायमेंशन ना दे, निबंध को डाइवर्सिटी जितनी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डाइवर्सिटी जितनी होगी इतना बेटर आपका निबंध होगा। जैसे मानो आपसे ये जैसे निबंध है, मैं इस पर डिस्कस करूंगा आपसे, जो निबंध है इस पर 3 निबंधों पे मैं डिस्कस करूंगा आपको। देखो अब ये निबंध है स्टूडेंट्स, जैसे आपका यहाँ पर जो डाइवर्सिटी वो क्या होगी, डाइवर्सिटी का सेंस यहाँ पर ये है, जैसे मैं कहूँ आपसे कि आपका निबंध इन सभी डायमेंशन में होना चाहिए। आप उसका एक पॉलिटिकल फैक्टर भी लिखें, ठीक है, उसके बारे में आप पॉलिटिकल फैक्टर भी लिखें। अगर कोई आपसे निबंध पूछा जा रहा है तो उसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राजनीति में क्या उसका कंट्रीब्यूशन है, या राजनीति किस तरीके से उसमें कोऑपरेट करती है या किस तरीके से सपोर्ट करती है, उसको पार्टिसिपेट करती है, सॉरी, तो वहाँ पर उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला आपका क्या होगा निबंध में, पॉलिटिका, ठीक है, खासतौर पर राजनीतिक व्यवस्था आपको पता होनी चाहिए, उससे कैसे आपको लिंक करना है। दूसरा इकोनॉमिकली, मतलब कि वो देश के राष्ट्र के निर्माण में क्या भूमिका निभा सकता है, साथ ही साथ वो आर्थिक गतिविधियों को कैसे प्रभावित कर सकता है, सकारात्मक उसके नकारात्मक दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तो उससे आप करें। उसके साथ साथ सोशल, वो समाज पर कैसे प्रभाव डालता है, समाज का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से उसको और चीज़ों को किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ नैतिक, जिसको इथिकली बोलते हैं, जिसको नैतिक दायित्व क्या हो सकता है, उस पर किस तरीके से प्रभाव डालता है, उसका संबंध कैसे हो सकता है, विद उदाहरण के साथ अगर आप एग्जाम्पल के साथ में उस निबंध को लिखते हैं तो आपका निबंध और अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ उन सब के अलावा चाहे आपका राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक, आपका कल्चरल भी उस निबंध का कुछ ना कुछ तो आप देखोगे भाग होगा, तो उस पर आप लिखें आवश्यक रूप से। उन सब के अलावा आपका पर्यावरण पर, किस पर, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में आपको लिखना चाहिए। और इसके साथ साथ जो ग्लोबल स्तर है उस पर क्या आपका प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि जितने डायमेंशन आप सोच सकते हैं उतने डायमेंशन उसमें सोचिए और उसको सबको इंटरलिंक करने का प्रयास करें। ये निबंध का आपका पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो। जैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, जब आप द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, जब आप द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ते हैं तो मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको क्रमबद्ध तरीके से चीज़ें लिखी हुई होती हैं
कि इसका राजनीति पर प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका समाज पर प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें है ना डैश 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 आपके सामने वो लिखी होती हैं और कुछ कुछ पैराग्राफ में वो लिखी होती हैं। तो वही उम्मीद आपसे की जाती है। निबंध में एक निबद्ध तरीके से आप ये बंधा हुआ चीज़ें लिखें तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और सबसे पहले होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। जब तक आप ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करते हो जब तक आप ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करोगे तब तक आप चाहे वो जीएस का आंसर हो चाहे वो निबंध हो आप अच्छा लिख ही नहीं सकते। क्योंकि उसके लिए देखो, कोई भी मैं कहूँ आपसे कि आप निबंध तैयार करके चले जाएंगे पर्यावरण की चीज़ें, नहीं स्टूडेंट्स, कदापि आपसे तैयार नहीं हो सकती। बल्कि आपको थिंक करना होता है, आपको कनेक्ट करना होता है, अपनी जीएस की पढ़ाई से उसको संबंधित रूप से रखना होता है। और सबसे बड़ी एक मैं आपको इस बार की बात बता दूं कि 2024 का जो यूपीपीसीएस का मेंस है और इसमें जो एसए का पेपर है, इसमें एक भी आपसे दर्शन पर निबंध नहीं है। आपके पास ऑप्शंस है कि आप विदाउट दर्शन के भी अपने आप को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए अब लेके चलते हैं आपको पहले सेक्शन की तरफ और उसमें आपका जो एसे है पहले सेक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए आपको किस तरीके से निबंध लिखना था और कौन सा निबंध आई होप कि आपको लिखना था। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है इजी भी हो जाता और ख़ासतौर पर आप उसमें अच्छा परफॉर्म भी कर पाते। लेकिन कुछ निबंध ऐसे हैं, इसमें सेक्शन ऐसे हैं जिसमें आप थोड़ा सोचने के पश्चात जीएस के जैसे आप 250 तक सोच लेते, 500 अंक तक आप ठीक सोच लेते, नंबर तक भी 500 मेरे पास में शब्द हैं, ये मटेरियल है, वर्ड्स तक मैंने सोच लिया, बट 200 शब्द कहाँ से लाऊं, फिर वो चीज़ें आपके पास में नहीं बचती तो निबंध आपका खराब हो जाता। जैसे देखो यहाँ पर पहला निबंध को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। ये कह रहे हैं कि ह्यूमन वैल्यू एंड लिटरेचर, मतलब कि मानव मूल्य और साहित्य के बारे में आपसे पूछा है। अब इसमें क्या पूछा है आपको उदाहरण देके ही इसको समझाना होगा, आपको इसका उदाहरण देके बताना होगा। ऐसे निबंध को वो स्टूडेंट्स ज़्यादा लिख सकता है जिसका ऑप्शनल हिंदी रहा हो। वो स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल एकदम से मैं कहूँगा हलवा है, लड्डू है, प्रसाद है। ये जो आप देखोगे साहित्य और मानव के बीच में जो संबंध है वो स्टूडेंट्स इसमें सही लिख पाएगा, बल्कि वो स्टूडेंट्स इसमें सही नहीं लिख पाएंगे पहला जो आपका ऐसे है जिसका लिटरेचर नहीं रहा है, जिसका ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड नहीं रहा है, जिसने हिंदी को अच्छे से नहीं समझा है, वो स्टूडेंट्स इसका सही से आंसर नहीं लिख सकता है। क्लियर। वहीं अगर हम देखें सेकंड जो यहाँ पर निबंध आपसे पूछा गया था, यह है आपका इमेजिनेशन ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया ए मिथ्या, मतलब कि भारत में न्यू वुमेन की कल्पना एक मिथक है। जो आप न्यू वुमेन की बात करते हैं, न्यू वुमेन का मतलब यहाँ पर मॉडर्न, आधुनिक, इसकी बात कर रहे हो यहाँ पर आधुनिक जो आपकी वुमेन है, महिलाएं हैं, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। आधुनिक महिलाएं, पढ़ी लिखी, सुशिक्षित, वो पर्दे वाली नहीं जो इतना घूंघट निकाल करके, बल्कि एक पुरुष की तरह, पुरुष से कंधे से कंधा मिला करके चलने वाली महिलाओं की बात यहाँ पर आपसे निबंध में पूछी जा रही है। तो जरा मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, क्या आप इस पर भी पूरा आप 700 शब्दों का सोच सकते हैं? मैं उनसे कह रहा हूं जो दे के आए हैं वो भी, और जो एग्जाम नहीं दे के आए हैं उनको नेक्स्ट ईयर देना है, यूपीएससी का देना है, अदर स्टेट पीसीएस का देना है, और वो ऐसे पर थोड़ा थिंग्स रखते हैं, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग आप कर रहे हैं कि नहीं? केवल आपको प्रीलिम्स ही पार नहीं निकाल सकता। कई स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स होता रहता है लेकिन मेंस नहीं हो पाता है। मेंस में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, उसका रीज़न है कि आप थिंक नहीं कर सकते, आप अच्छे से थिंक नहीं कर पाते, आप सही से ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं कर पाते। और जब आप इन चीज़ों पे कमियां रह जाती हैं तो फिर आप लैग कर जाते हैं, बिखराव पैदा हो जाता है आपके निबंध में, वो बंधा हुआ निबंध पैदा नहीं हो पाता, वो अच्छे से आप नहीं उसको इंक्लूड कर पाते हो या फिर नहीं आप लिख पाते, वहाँ पे कमी आपकी महसूस होने लगती है। तो ये पेपर सिखाता है आपको, अगर आप भविष्य में यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम देते हैं जहां पर आपसे रिटर्न में आपसे लिखवाया रहा है, आपसे एसए का पेपर पूछा जा रहा है, तो ये निबंध आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये निबंध आपसे करंट पर क्वेश्चन पूछे गए, ये निबंध नहीं, ये करंट है, ये आपकी जानकारी उन्होंने पूछी है। क्या आपको वास्तविक रूप से जो चर्चाएँ, जो निबंध जो चल रहा है करंट में, आप उससे वाकिफ़ है कि नहीं, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। मैं जब इसको एनालिसिस कर रहा था स्टूडेंट्स, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, ये निबंध नहीं पूछा, ये आपसे करंट पूछा है। आप देखिए इसको,
तीसरे नंबर का निबंध देखिए, आप इसमें और भी अच्छे से चीज़ें लिख सकते हैं। और मुझे जहाँ तक लगेगा एज ए टीचर, एज ए एजुकेटर, एज ए मेंटर, एज ए आपका ब्रोदर कहो, कुछ भी आप जो मुझे मानते हो, तो उसके बारे में अगर मैं कहूँ कि तीसरे नंबर का अगर आप पैसेज देखें तो आप अपेक्षाकृत इन दो के आपके पास में इसमें 1000 वर्ड आपके पास में होंगे, ये मैं दावा कर सकता हूँ। अगर आपने जीएसपी अच्छे से कॉन्सेप्चुअली आपने समझा है, बाकी का इंटरलिंकिंग मैं आपको बताऊंगा कैसे करना होता है। देखिए ये कह रहे हैं द इम्पैक्ट ऑफ यूथ पार्टिसिपेशन इन नेशन बिल्डिंग, मतलब कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी का प्रभाव। अब मुझे एक बात बताओ, एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूं। यदि मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या मुझे बताइएगा मैं राष्ट्र के निर्माण में योगदान नहीं दे रहा हूं? क्या मैं भारत की जो सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है, क्या मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं? क्या आर्थिक व्यवस्था किसी भी राष्ट्र के निर्माण में प्रभावकारी नीति का नहीं निभाती है? क्या उसमें भूमिका नहीं निभाती है? बताइएगा स्टूडेंट्स, क्या कोई भी राष्ट्र अगर बनता है और उसमें खास तौर पर उसके निर्माण में सर्विस सेक्टर भूमिका नहीं निभाता? ऑफकोर्स निभाता है, क्योंकि उसका जब आर्थिक विकास होगा तो सामाजिक विकास भी उसका होगा, उसमें शांति भी होगी, उसमें विविधता भी होगी, उसमें स्नेह का भाव भी होगा, उसमें आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, राजनीतिक विकास होगा, सांस्कृतिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा। स्टूडेंट जरा समझ रहा, जब आपको भूख लगती है और आपको एक तरफ किताब दे दी जाए और एक तरफ खाना, तो आप खाना खाओगे। इसीलिए किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी होती है, अन्यथा आर्थिक संसाधन नहीं होते तो वहाँ पर हिंसाएं होती हैं, चाहे वो सत्ताएं के लिए हों, चाहे वो पर्यावरण के लिए हों, चाहे वो समाज के लिए हों, चाहे वो अपनी शक्ति को स्थापित करने के लिए हो। क्या आप नहीं बता सकते? इस पे नहीं लिख सकते। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी आप नहीं लिख सकते। मुझे आप बताओ, स्टार्टअप्स के माध्यम से, अर्थव्यवस्था में पार्टिसिपेशन के माध्यम से, अगर कोई भी यूथ, आज की जनरेशन अगर वो सर्विस सेक्टर में काम कर रही है तो देश के, राष्ट्र के आप देखोगे आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका दे पा रही है, और ये आर्थिक विकास राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका दे पाता है। एक पॉइंट किससे जोड़ना है? आपको आर्थिक विकास से जोड़ना है, आर्थिक पार्टिसिपेशन से आपको जोड़ना है। क्या आज का यूथ आप देखोगे पॉलिटिकली अगर मैं कहूँ आपसे, राजनीतिक के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो क्या हमारा यूथ, हम और आप राष्ट्र के निर्माण में भूमिका नहीं निभाते? बिल्कुल निभाते हैं। कैसे? उदाहरण जरा देखिएगा, जब देश में चुनाव होता है तो हम यूथ ही तो हैं जो वहां पर वोट देते हैं, वोट करते हैं, और आज भारत की 67%, लगभग 70% आबादी यूथ है। तो क्या ये यूथ देश को, लोकतंत्र को मजबूत नहीं करती? क्या ये देश में आप देखोगे विभिन्न जो कानून बनते हैं, अगर गलत कानून है तो उनका विरोध नहीं करती? क्या सरकार को दबाव में नहीं लाती? क्या सरकार को सजग नहीं बनाती? क्या राष्ट्र के निर्माण में भूमिका नहीं निभाती? निभाती है ना। वैसे ही आप देखो पर्यावरण, यही वो यूथ है जो पर्यावरण की बात करता है, यही वो यूथ है जो वृक्ष लगाओ पानी वर्षाओं की बात करता है, यही वो यूथ है कि दूर दूर ग्रामों तक जाता है और वृक्षों को रोपण करवाने का प्रयास करता है, यही वो यूथ है कि विभिन्न प्रकार के आर्टिकल लिखता है और आपको पर्यावरण से अवगत कराता है, यही वो यूथ है जो कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। आप भूल गए क्या किस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान मिशन चलाया गया? उसमें पार्टिसिपेशन किया हमारे यूथ ने। आप गेमिंग यहां से टच करोगे किसको? खेल को। नीरज चोपड़ा जैवलिन, क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी, या फिर मैं कहूं विराट कोहली, और वुमेन भी इसमें आप इंक्लूड करें। चेस में, तो ऐसे खेल में, राजनीतिक सामाजिक स्तर पर देखिएगा, महिलाओं के अधिकारों की बात को उठाना। आप मुझे बताइएगा आज का जो यूथ है और कल का जो यूथ था उसमें से कौन सा ज़्यादा है जो महिलाओं को लेकर के सजग है, जो महिलाओं की आवाज़ को लेकर के सजग है? आज का यूथ। आज से 100 साल पहले वाला नहीं था, उसकी जो सोच थी वो पैटियार की थी उसमें। आज का यूथ थोड़ा तार्किक है, पढ़ा लिखा है, आधुनिक है, वो 21वीं सदी का है।
और उसने महिलाओं के अधिकारों की बात करी। उसने ना अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को, न केवल अपनी बीवी को केवल चार दीवारी तक रखा, बल्कि उसको स्टार्टअप्स में, बल्कि उसको सर्विस सेक्टर में, बल्कि उसको अपने से कंधा मिलाने का भी प्रयास किया। क्या ये यूथ ही है जो महिलाओं की बात करता है, महिलाओं के अधिकारों की बात करता है? ये यूथ ही है। तो आप यूथ को कैसे नहीं दिखाओगे? और केवल यूथ, इसमें मेल ही नहीं होते, फमेल भी होते हैं। क्या आप नहीं कहोगे? अंतरिक्ष को लगा लीजिए, अभी हाल ही का उदाहरण आप दे सकते हैं। भारत ने किस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो कदम रखा, यूथ ही तो। विभिन्न प्रकार के रिसर्च, साइंस एंड डेवलपमेंट्स में यूथ ही तो। सामाजिक स्तर पर आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक सुधार्यता को विकसित करने के लिए यूथ ही तो है। पर्यावरण को देखने के लिए यूथ ही तो है। आप इस पे केवल 700 नहीं, आप इस पर 1000 से ज़्यादा शब्द लिख सकते हैं, लेकिन आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। यहाँ पर आपके निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में आपका यूथ होना चाहिए। क्या आप हिस्ट्री से नहीं स्टार्ट कर सकते? राष्ट्र के निर्माण न केवल कुछ ही व्यक्तियों ने, राजनेताओं ने केवल भूमिका निभाई, बल्कि राष्ट्र के निर्माण में यूथ ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस युवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या आप यहाँ पर सुखदेव, भगत सिंह, बाल गुरु का उदाहरण नहीं दे सकते? क्या आप यहाँ पर आप देखोगे गुप्त मौर्य का उदाहरण नहीं दे सकते? इतिहास के पन्नों को आप पलट सकते हैं, अशोक का उदाहरण नहीं दे सकते? क्या आप रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण नहीं दे सकते? क्या पॉलिटिक में आकर के आप कई उदाहरण नहीं दे सकते? कई ऐसे सांसद आज आप देखोगे नए नए चुनकर के आ रहे हैं, एकदम यंग। क्या वो देश के, राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहे? जैसे अगर आप सीएम की बात कर लें तो सबसे यंग अगर सीएम में कहूँ तो अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के सीएम। अब यूपी का है तो आप बताओगे। तो उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में भूमिका दी कि नहीं दी? इसके साथ साथ आप देखोगे स्टूडेंट्स, ऐसे कई सेक्टर हैं जिस पे आप लिख सकते हैं। अध्यात्म में आप लिखो, ऐतिहासिक आप लिखो, स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लिखो। अध्यात्म में अगर जाते हो तो दयानंद सरस्वती के बारे में लिखो, वेदों की ओर लौटो। तो आप इसको कनेक्ट करना सीखो। जब तक आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे तब तक आपका, देखो निबंध का मतलब है निबद्ध तरीके से लिखा हुआ और इंटरलिंकिंग होना चाहिए, डाइवर्सिटी जितनी होनी चाहिए, तो इतना निबंध आपका अच्छा होगा। तो क्या आप मुझे बताओ, आपको निबंध ये हार्ड लग रहा है या इजी लग रहा है? एक्चुअल में मुझे आप ये बताओ, जरा ये मुझे बताइएगा, कमेंट्स में आवश्यक रूप से बताइएगा, जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं। क्या आपको कठिन है ये निबंध लिखना? क्या आपको कठिन है? और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप देखो, चाहे तो ये तो निबंध है, चाहे आपका जीएस का क्वेश्चन हो, कई बार ऑप्शनल में आता है। जब सोशियोलॉजी मैं ऑप्शनल पढ़ा तो उसमें मैंने देखा तो कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको ए बी सी चुनना है, तो उसमें से 3 आपको अनिवार्य करने हैं। अब आप चुन लो कौन से करने हैं आपको, जो आपको करना है वो चुनो और आप करो। तो वैसे ही निबंध एक सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस देता है। ये देखो आप ही के लिए है और ये करंट से क्वेश्चन है। आजकल सरकार, खासतौर पर आपने देखा होगा राष्ट्र के निर्माण में कैसे युवाओं की बात, यूथ फेस्टिवल बनाए जाते हैं, यूथ गेम्स। भारत को वैश्विक स्तर पर जो नेतृत्व आज देखने को मिला, डायस्पोरा, बताओ यूथ ही है। एनआरआई, क्या वृद्ध व्यक्ति जा रहे हैं विदेशों में? नहीं ना। ये छोटे बच्चे जा रहे हैं? नहीं ना। फिर कौन जा रहा है? भारत का डायस्पोरा, भारत का यूथ। उसमें मेल फीमेल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं वुमेन और मैन की दोनों की बात कर रहा हूँ। वो यूथ जिसकी उम्र 20+ है, पढ़ने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के लिए, साइंस एंड टेक के लिए, अलग अलग क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर अपना नेतृत्व और भारत का परचम और तिरंगा लहराने का प्रयास कर रहा है यूथ। तो देश के, राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभा रहा है कि नहीं? आप कहोगे ऑफकोर्स ये देश के, राष्ट्र के निर्माण में भूमिका ऑफकोर्स निभा रहा है। तो ये इस पर आप लिख सकते थे, बोलो हाँ। कुछ आप ऐसे कोटेशन 1-2 वगैरह भी यहाँ पर दे सकते थे जो आपको लगते थे। मेरा देखो, मेरा उद्देश्य मैं आपको बता दूं, यहाँ पर निबंध लिखवाना नहीं, बल्कि आपको एक बताना कि आपको अगर निबंध लिखना है, और मैं कहूँगा लिखना चाहिए,
अगर आप यूपीपीसीएस नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं, यूपीएससी अगर आप नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं और आपने प्लान बना के रखा है तो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स आने वाला है, तो आपको ये लिखना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रीलिम्स उनको भी देना है जो स्टूडेंट्स फेल होंगे, जिनका नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है सबका ही होगा जो मेंस लिख रहे हैं, उनमें से बहुत का नहीं होगा, लेकिन वो मेंस लिख रहे हैं और उनको प्रीलिम्स भी देना है। तो मैं कहूँगा आपसे, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो आपको निबंध लिखना चाहिए। अगर ये भी नहीं आप कर सकते तो ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए और उसके कुछ टर्मिनोलॉजी आप लिखिए कि अगर हाँ मैं होता एग्जाम हॉल में तो इसमें क्या लिखता। क्या मैं, अगर मान लो मैंने दिया था एग्जाम और मेरा नहीं हुआ यूपीपीसीएस में, तो मैं क्या लिखता। अगर मेरा हो गया तो होता तो मैं क्या लिखता। आप कहोगे सर तैयार करता। अभी किसने रोका भाई? अभी तो आपको किसी ने रोका तैयार करने के लिए। आप कर क्या रहे हैं? तैयारी तो कर रहे हैं ना, पेपर की प्रिपरेशन ही तो कर रहे हैं ना। तो पेपर की जब प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेटा उसका क्वेश्चन भी तो आपको लिखने की प्रैक्टिस आपने की होगी, ऑफकोर्स की होगी। तो जस्ट नाउ आप इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, 3 जो ऐसे लिखे हुए हैं, 3 शब्द जो लिखे हुए हैं, 3 लाइनें जो लिखी हुई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी लाइन थी जिस पे मैं 700 प्लस लिख सकता था। अगर आप 700 प्लस सोचेंगे तभी आप 700 तक पहुंचेंगे, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। निबंध तभी लिखा जाएगा जब आप थिंकिंग, जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, सोचेंगे। देखो अभी एक सर्वे हुआ था एआई का कई ऐसे यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर पाया गया कि एआई का जो प्रभाव पड़ रहा है आज के समय में वो बड़ा खतरनाक हो रहा है। ये थिंक करना, लोगों को सोचना, विचार करना, यूथ को बहुत ज़्यादा आप देखोगे प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर अब चलते हैं खंड नंबर सेक्शन नंबर बी की तरफ। अब देखो सेक्शन नंबर बी से भी आपने क्या करना है, एक ही पैसेज को चुनना है और लिखना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? एक ही पैसेज को आपको चुनना है और लिखना है। जरा समझना, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। एक ही पैसेज को आपको समझना है और पढ़ना है और करना है। जरा देखिएगा, जो आपका सेक्शन नंबर बी है, जो सेक्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर 3 यहाँ पर देके रखे हैं, 3 ऐसे हैं सेक्शन नंबर बी में। अब आपको एक चुनना है और आप चुनिए कौन सा चुनोगे। आपके सामने है, पहला है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंज, पहला। दूसरा है स्टार्टअप्स द फ्यूचर ऑफ इंडिया, मतलब कि स्टार्टअप्स का भारत का भविष्य क्या है स्टार्टअप्स को लेकर के। टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर, मतलब कि कृषि में तकनीकी एवं सतत विकास। अब इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है। देखो अब आप अपने हिसाब से इस चीज़ को सोचो, इस चीज़ को आप अपने हिसाब से सोचो। जेन्युइन सी बात है, मैं कहूँगा कि बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केसेस में जो आपका पैसेज नंबर 2 है इसको स्टूडेंट्स लिखेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्टार्टअप्स इंडिया और स्टार्टअप्स इकोनॉमी आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। गिग इकोनॉमी आप बता सकते हैं इसमें, उसके साथ साथ स्टार्टअप्स के बारे में आप बता सकते हैं। आप कई ऐसे एनजीओ के बारे में यहाँ से कनेक्ट कर से लिख सकते हैं डैश 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 डैश, और तो कुछ ज़्यादा नहीं। लगभग आप इसमें 300 तक पहुँचोगे, 300 शब्दों का, तो उसके बाद में आप आउट हो जाओगे। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें मटेरियल आपके पास में, लेकिन लिखने के लिए इसके पास में कई हज़ार शब्द हैं। मैं आपको बता दूँ, ये स्टार्टअप्स इकोनॉमी कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको अगर आप उदाहरण दोगे, कनेक्ट करोगे। लेकिन ये दूसरा जो पैसेज है ना, ये नंबर 2 का, इसमें आपके पास में ऑप्शंस नहीं है ज़्यादा कनेक्ट करने की। आप पॉलिटी में नहीं दिखा सकते स्टार्टअप्स। हाँ, इकोनॉमी से कनेक्ट जरूर कर सकते हैं पॉलिटी को, लेकिन आप ये नहीं दिखा सकते डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो। और एग्जामिनर उस चीज़ को समझे बैकग्राउंड को जा करके, तो भूमिका बांधने में आप बहुत सारा टाइम लगा देंगे। तो ऐसा तो आपको करना नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल करना चाहिए तो आप ऑफकोर्स करें, इसमें कोई दोहरा गिरा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही आप करें। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हुए तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो आपको ये तो करना ही नहीं चाहिए। पहले देखो, आपको जब भी क्या होना चाहिए, आपने देखो पैसेज पढ़ा, और पैसेज पढ़ा, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैं इस पैसेज को पढ़ने के पश्चात, इस ऐसे को पढ़ने के पश्चात तो क्या मैं इस पर लिख सकता हूँ 500-700 शब्द। ये नहीं लिख सकता। केवल एकदम से पेपर को देख करके, क्वेश्चन को पढ़ के और पता चले करने बैठ के, नो, ऐसा कदापि नहीं करना है। एकदम समझना है उसको। तो क्या आप दूसरे में सोच सकते हैं? आप बताइए कमेंट्स में अगर सोच सकते हैं तो। बहुत ही कम, बहुत कुछ ही %, मात्र 1-2% स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जो सोच पाएंगे। ठीक है। तीसरा देखिएगा, कृषि में तकनीकी नवाचार और सतत विकास।
अब देखो यहाँ पर कृषि में, एग्रीकल्चर सेक्टर में बिल्कुल बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर केवल एक सेक्शन आपसे पूछ लिया है, कृषि में नवाचार इनोवेशन आपको बताना है। इस पे बहुत आपके पास उदाहरण होने चाहिए, बहुत इन द सेंस कि 10-15 आपके पास में उदाहरण हो, 5-10 उदाहरण होने चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, अब विषय ये है कि सर सतत विकास जो है वो सारे सतत विकास लिखने हैं 17 के 17, या फिर उन स्पेसिफिक को लिखना है जो खासतौर पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। वजह ये है, अब इसमें लगभग 4 से 5 ही आप इसमें यूज कर सकते हो सतत विकास को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को एग्रीकल्चर पे अगर करना है। जैसे भूखमरी है, आप उससे कर सकते हो पहला, ठीक है, भूखमरी से आप कर सकते हो। स्वास्थ्य से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, बोलो हाँ, कर सकते हो कि नहीं? तो आप खासतौर पर गरीबी से भी ठीक है कनेक्ट कर सकते हो, अगर तकनीकी कृषि एग्रीकल्चर, तो किसानों की गरीबी को दूर किया जा सकता है वगैरह वगैरह। आप कर तो सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, इसको भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसमें आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स जो गोल हैं 17, ये 17 नहीं लिखने हैं। कई स्टूडेंट्स इसमें 17 लेके आए होंगे या फिर 17 उन्होंने लिखे होंगे। तो यहाँ पर स्कोप केवल इतना है, आपके पास में इसमें डाइवर्सिटी कम है। आप कृषि को फिर एवोल्यूएट करोगे, अच्छा इसने अर्थव्यवस्था में इतना योगदान देते, कितना, लगभग 15 से 16%, 15 से 16% के आसपास योगदान है भारतीय टोटल अर्थव्यवस्था में। अगर हम देखें तो कुछ ज़्यादा बड़ा सेक्टर नहीं है। हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होते हुए भी निर्यात करते हैं, आपको बता दें, चाहे वो तेल का हो, चाहे वो दालों का हो, कई ऐसे, चाहे फ्रूट्स का हो, फलों का हो। हम देखिए कृषि में उत्पादन करते हुए हम खास तौर पर क्या करते हैं, क्योंकि इसमें कमियां हैं। आप कहोगे सर जीन एडिटिंग कर रहे हैं, जीन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जीन सीक्वेंसिंग हम कर रहे हैं, इसके लिए हम कई ऐसे नवीन तरीके से, जैसे एक्वाकल्चर है उसको हम लेकर के आ रहे हैं। ड्राई क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, मरुस्थल में भी कृषि को उत्पादन कर रहे हैं। एक्वाकल्चर जलीय कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, हवा कृषि को हम बढ़ावा दे रहे हैं, सतत कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, जीरो बजट कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। हम उसमें कई ऐसे इनोवेशन लेकर के आ रहे हैं, जैसे उसमें ड्रोन के द्वारा कई कृषि हो, टैली हम एग्रीकल्चर लेकर के आ रहे हैं, ई मार्केट हम लेकर के आ रहे हैं। आप बता सकते हैं, ऑफकोर्स आप इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आप केवल और केवल इसमें कुछ ही शब्दों तक आप सिमट के रह जाएंगे। आप 700 लिख देंगे, आप 1000 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर स्कोप केवल क्या है, आपको घुमा फिरा कर केवल एक ही शब्द लिखना है, कृषि कृषि कृषि। आपके पास में शब्द पर्याप्त हैं, आप लिख सकते हैं, नंबर भी आप ला सकते हैं, लेकिन क्या नंबर आपको इस 50 में से आप 40 ला सकते हैं? बात ये है, क्या आप इसमें 40 से प्लस ला सकते हैं, या फिर आप 20 नंबर पर ही अटक जाओगे? क्या आप केवल 30 ही नंबर ले पाओगे? वजह ये है, अगर आपको 40 नंबर लेकर के आने हैं तो आपको ये कृषि वाला नहीं, बल्कि आपको स्टूडेंट्स नंबर 1 चुनना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चुनना चाहिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न केवल आपका एग्रीकल्चर में मिलेगा, बल्कि आपको गर्व से लगाकर कब्र तक मिलेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको गर्भ से लगाकर आपको कब्र तक मिलेगा। माँ के गर्भाशय में अगर बेबी होता है तो आप अल्ट्रासाउंड कराते हो तो उसमें भी एआई का यूज होने लग रहा है। अगर आप पता करवाते हो तो उसमें भी एआई का यूज होने लग रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत भी अगर समझते हो और जानते हो तो आप देखोगे जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें भी एआई का इस्तेमाल किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आप उसका फिर से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, एआई मॉडल उसका बना सकते हैं। अरे बोलो हाँ। तो देखो एआई का क्या है, अब यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी इजी चीज़ क्या है इसमें, लेकिन विडंबना एक ये भी है, कई स्टूडेंट्स इसको जीएस की तरह लिखते हैं, कई स्टूडेंट्स जीएस की तरह लिखेंगे। देखो मैं आपको बता दूं, खास तौर पर आपको क्या करना होता है प्यारे बच्चे, आपको स्टूडेंट्स यही करना होता है कि आप जितना हो सके एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आप समझा पा रहे हैं बात को, लाइन लिखी आपने जो भी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संभावनाएं क्या हैं, इसकी चुनौतियां क्या हैं। देखो चुनौतियां थोड़ी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन आप देखोगे इसमें संभावनाएं असीमित हैं, असीमित हैं, असीम संभावनाएं हैं। आप इसका कहाँ कहाँ दिखा सकते हैं, जैसे देखिएगा, अगर मैं कहूँ आपसे संभावनाओं की बात कर लूँ तो कई इसके सेक्टर हैं। आप इसको अर्थव्यवस्था में, आर्थिक गतिविधियों में इसको दिखा सकते हैं एआई के द्वारा। भाई क्या क्या प्रोडक्ट नहीं बना सके, रोबोट, एक रोबोट बनाइए, बेचिए मार्केट में,
आपकी पूरी स्टार्टअप इकोनॉमी को बढ़ाएगा, आपके देश के आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाएगा एआई। सारी चीज़ें एआई से कनेक्ट कर दो, देखो कैसे नहीं चलेंगी, सारी चीज़ें इक्वल चलेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सबसे कम खपत होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। पहला, राजनीति। राजनीति में कैसे काम कर सकता है? बिल्कुल, आपकी जो स्कीम्स हैं उसको कैसे सोचना है, नई स्कीम आपको लेकर के आनी है, डाटा को कलेक्ट कर रहा है उसको कैसे क्लैरिफाई करना है, उस डाटे में किस किस का आपको करना है। जैसे अभी भारत क्या है, आप देखोगे कास्ट विथ सेंसस करवाने की बात की गई है कि 2027 में हो जाएगा, बात हो रही है। ओके, तो अब जरा समझिएगा 2027 में बात हो रही है, तो वो जो डाटा इतना सारा कलेक्ट होगा, कितना सारा डाटा, 150 करोड़ के आसपास आबादी है भारत की, 140 करोड़ 45 करोड़ के आसपास है प्रेजेंट टाइम में, हाँ होगी 150, ठीक है। तो अब मुझे बताइएगा 145 करोड़ की इस आबादी का कैसे डाटा कलेक्ट करना है और उसको कैसे क्लैरिफाई करना है, तो उसमें एआई का आप यूज कर सकते हैं कि नहीं। उस सेंस में आप उस सेंसस में जो आप जनगणना करवाओगे वहाँ पर एआई का यूज कर सकते हैं, नहीं रोबोट का कर सकते हैं, ड्रोन का कर सकते हैं। तो वहाँ पर राजनीति की जो पॉलिसी है, जो दस्तावेज हैं, और ख़ास तौर पर प्रचार प्रसार के समय आप एआई का इस्तेमाल करते हैं। कई ऐसे कार्टून बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा, और उन कार्टूनों का सदुपयोग भी और दुरुपयोग भी, क्लिप बना बना करके उसको चलाया जाता है, अच्छी अच्छी चीज़ों में आप देखोगे किया जाता है। तो इसमें असीम संभावना है। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र में लिख सकते हैं, आर्थिक में तो बहुत लिखोगे आप, एग्रीकल्चर में दिखा दो, इंडस्ट्री में दिखा दो, उसके साथ साथ सामाजिक जैसे मान लीजिए, आपको एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, मान लीजिए आपको ट्रैफिक में चीज़ों को लेकर के आना है ना, ट्रैफिक में आपको चीज़ों को लेकर के आना है, तो आप क्या करें, एक स्क्रीन बनी हुई है, उस स्क्रीन पर आपको ट्रैफिक पे दिखाया जा रहा है कि देखिए गाड़ी चल के जा रही है, एआई के द्वारा एक गाड़ी आ रही है और गाड़ी जा करके दूसरी गाड़ी में टकरा रही है, और वहाँ पर एआई के माध्यम से सारी चीज़ें हो रही हैं, और फिर उससे जा करके वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया और एक व्यक्ति का सर से ब्लड हो रहा है या फिर उसके चोट लग गई है, तो फिर वहाँ पर लिखा आ जाए ये दुर्घटना आपके साथ भी हो सकती है, कृपया धीरे चले, कृपया, वो सारी चीज़ें। तो लोग उसका एक बहुत ज़्यादा प्रभावकारी इम्पैक्ट पड़ता है, जो दृश्य होता है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, वो दिख रहा है लोगों को कि ऐसा भी हो सकता है। एआई का जैसे आपने देखा होगा, हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। एआई का देखो, जैसे कोविड पैंडेमिक में एआई का कितना यूज किया गया, सारी चीज़ें एआई के माध्यम से हुई कि नहीं। तो एआई का बहुत ज़्यादा मात्रा में आप देखोगे यूज हो रहा है, सामाजिक सुधारिता को बनाने में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। आज विभिन्न तरीके से आपने देखा होगा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता, प्रेमानंद महाराज जी का देखिए, विभिन्न प्रकार के एआई के माध्यम से चीज़ें चल रही हैं, एआई से कार्टून बना दिए जाते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आजकल यूट्यूब की शॉर्ट में और ख़ासतौर पर इंस्टाग्राम पे अगर आप देखोगे तो मंकी ब्लॉग चल रहा है, एक व्यक्ति मंकी बन के घूम रहा है, जरा समझ पा रहे हैं, तो एआई है वो। आप डालिए, मैं तो अगर थंबनेल बनाना चाहूँ मैं यूट्यूब की, तो एआई पर डालूँ और सीधी थंबनेल दे दे बना करके, मुझे तो टाइम भी नहीं लगता। एजुकेशन में एआई का इस्तेमाल, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने चैट जीटीपी पढ़ा होगा, तो उदाहरण भी आपको पता होना चाहिए कैसे आपको करना है। जो काम आप करते थे बहुत समय में, आज एआई के द्वारा आप बुक सुन लो, कोई सी भी बुक पढ़ लो, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, कान में ब्लूटूथ लगाओ, ईयरफोन लगाओ, ईयरबड्स लगाओ, जो लगाना है वो लगाओ और बस सुनते रहो, एआई आपको सब सुना रहा है, आपको लिख करके ऐसे एआई दे रहा है, कई चीज़ें एआई कर रहा है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक खासतौर पर दायित्व को सुनिश्चित करने का काम भी एआई कर रहा है। स्वर्ग और नर्क का मार्ग तैयार कर देता है एआई। एग्रीकल्चर के सेक्टर में एआई की बहुत ज़्यादा भूमिकाएं हो रही, महिलाओं के सशक्तिकरण में एआई की भूमिकाएं हो रही, दूर दराज के क्षेत्रों में, चाहे वो टेली मेडिसिन हो, आप देखोगे मेटा इथिक्स हो, उसमें बहुत ज़्यादा यूज कर रहा है एआई। तो ऐसा नहीं, एआई का बहुत ज़्यादा असीम इसकी संभावनाएं हैं। स्पेस की बात कर ले, वहाँ पर एआई आपको मिलेगा। मैंने कहा ना, स्टार्टिंग में एक शब्द बोला था कि गर्भ से लगाकर कब्र तक एआई आपको मिलेगा। किसी को मेंटेन करना है, एआई वहाँ पर मेंटेन करेगा, एआई देख रेख करेगा। रोबोट्स है तो आज देखेगा आपके एल्गोरिथम में, आपके पास में वॉच है, आपके पास में स्मार्टफोन है, आपके पास में गूगल्स हैं, शूज़ हैं, आपकी चलती फिरती आप देखोगे जो इलेक्ट्रिकल कार है वो एआई तो है, एक कंप्यूटर ही तो है जो आपके साथ चल रहा है। और यूपीएससी ने भी इस पर पूछा, तो ये तो बड़ा इजी है, बट चुनौतियाँ भी तो बहुत हैं।
एआई सारी चीज़ें करेगा। एआई आप देखोगे मेडिसिन के सेक्टर में आप जा सकते हैं, स्वास्थ्य में, आप पर्यावरण में जा सकते हैं, पर्यावरण की देखरेख करता है एआई, प्रदूषण को कैसे कम करता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं, असीम संभावनाएं, बस आप जितनी चाहें सोचो। महिलाओं के स्तर पर आप कर सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में लिख रहे हो, जैसे मैं एक दो आपको बताता हूँ। जैसे पर्यावरण पे मैं आपको बता दूँ, मानो मैंने एक टर्मोलॉजी ली है यहाँ पर पर्यावरण, तो पर्यावरण में इसकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। जैसे एआई के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से आज लोग अपने घरों को सजा रहे हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, प्लांट बनाते हैं एआई के माध्यम से, आप जीन सीक्वेंसिंग कर लेते हैं एआई के माध्यम से, नैनो टेक्नोलॉजी आप देखोगे इसी का भाग है। और नैनो टेक्नोलॉजी को कैसे आप यूज करते हैं अलग अलग सेक्शन में, ये अपने आप में एक टॉपिक हो जाता है एआई के माध्यम से। ये पर्यावरण की बात हम कर रहे हैं। प्रदूषण को कैसे कम किया जाता है, ऐसे आप देखोगे बैक्टीरिया का निर्माण किया जाता है, ऐसे जो पर्यावरण के अनुकूल है। और एआई में वो जो कचरा है उसको निपटान, इसमें से किस तरीके से कचरा, गीला सूखा कचरा, वो एआई के माध्यम से चीजें हो रही हैं। असीम संभावनाएं। मैं एक सेक्टर आपको ले रहा हूं तो इसके कई सेक्टर आप दिखा सकते हैं। पर्यावरण हो गया, चाहे ये हो गया, उसके साथ साथ फ्रेश वाटर आपको प्रोवाइड करवाता है एआई। एआई के माध्यम से आज प्योर वाटर जो सिस्टम है वो आ रहा है। क्या क्या एआई नहीं कर रहा है, सब कुछ तो एआई कर रहा है। हम तो एआई पर निर्भर हो बैठे हैं स्टूडेंट्स, हम मतलब कि मैं सबको यहाँ पर ले रहा हूँ। तो ये सब एआई का ही तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें चैलेंजर भी है। इसमें आपकी चैलेंजेस हैं, यहाँ पर चुनौतियाँ भी बहुत हैं। सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सभी तक इसकी पहुँच नहीं है। आपको क्या लगता है चैट जीटीपी 145 करोड़ 140 करोड़ लोग सभी करते हैं? मुश्किल से मैं कहूँ आपसे 5 से 10 करोड़ लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं भारत के अंदर, और बाकी के कुछ नहीं। पहली प्रॉब्लम तो यही है, पहुंच का अभाव। दूसरी प्रॉब्लम ये है डाटा मैनेजमेंट। जो डेटा मैनेजमेंट है उसको कैसे आप मैनेज करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई का दुरुपयोग एक ये है ना, जैसे डीप फेक बनाया जाता है, रश्मिका मंदाना याद कीजिए उनका किस तरीके से एआई फेक बनाया गया। वो सऊदी अरब की वो एक एक्ट्रेस थी, इन्फ्लुएंसर थी, उसने बना दिया गया, और कैसे उनको समझ पा रहे हैं कि नहीं। डीप फेक आज एआई का ही तो ये आप देखोगे एक नकारात्मक प्रभाव है जो आज आपको सोसाइटी पर दिखता है। जैसे आपको हैकिंग कर लिया जाता है, डिजिटल हैकिंग। जब आप किसी को कॉल करते हो तो कॉल पे बोलते हैं अमिताभ बच्चन, और वो कहते हैं किसी जज का कॉल आए, किसी उसका कॉल आए तो घबराएं नहीं, 10 नंबर पर क्या करें, कॉल करें। ये सब एआई के माध्यम से ही तो हो रहा है। वो एआई के माध्यम से ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखे हैं ताकि आप देखोगे उस क्षेत्र में वो एकदम आपको लगेगा कॉल पे आता है, वो व्हाट्सअप कॉल आता है, और उस व्हाट्सअप कॉल पे आपको दिखाई देगा कि खास तौर पर वो सामने वाला पुलिस है, जज है, वकील है, और हमारा तो कुछ। तो ये चैलेंजेस तो हैं। डीप फेक हो गया, डेटा की प्रॉब्लम होगी, पैगासस आपने देखा होगा संसद के अंदर कितना मुद्दा उठा। तो आप लिखें, ये चैलेंजेस बहुत है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में इतना नहीं है, लोगों तक पहुंच नहीं है, अभी भी जानकारी का आप देखोगे प्रभाव है। एआई बहुत ज़्यादा घातक होता चला जा रहा है आज हमारे थिंकिंग के लिए। व्यक्ति सोच नहीं पा रहा है। अभी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था बच्चे, तो उसमें क्या था, ऐसे ही लिखवाया गया था, और उनसे पूछा गया था कि ऐसे लिख दो। उन्होंने ऐसे लिखा, और ऐसे उन्होंने सबने चैट जीटीपी से कर दिया, और कॉपी पेस्ट करके लिख करके दे दिया। फिर उन्हीं व्यक्तियों को बैठाया गया, और बैठाने के पश्चात कहा गया यही ऐसे है, अब इसको पैड करके हमारे सामने लिखो पेन से। और जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने लगभग 3 से 4 लाइनें वो लिख पाए, और उसके बाद में ऐसे उनसे आगे नहीं लिखा गया। मतलब कि सोचने की कॉग्निटिव जो आप देखोगे जो पावर है ब्रेन की, वो कम होती चली जा रही है। हम इस पर डिपेंड होते चले जा रहे हैं। एक ये भी तो इसका नकारात्मक पक्ष है ना, इस पर अत्यधिक निर्भरता, इसका दुरुपयोग। तो आप इस पर बहुत शब्द लिख सकते हैं। मैं कहूँगा ये तो सोने पे सुहागा कहने वाली बात है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके जीएस से आप देखोगे ऐसे पूछा है, तो इससे इजी क्या हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? चलिए, तो आप देखो क्या कर सकते थे। पहला वाला जो था, आप इसमें क्या कर सकते थे, इसमें खास तौर पर जहाँ तक मुझे लगता है, आपको लगता है आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर तीसरा कर सकते थे पहले में। उसके साथ साथ
सेकंड वाले में आप फर्स्ट कर सकते थे, बहुत ही बढ़िया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉसिबिलिटी एंड चैलेंज इसके बताने हैं, जीएस की तरह नहीं लिखना है। हाँ, आप यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर ये भी आप कर सकते थे, लेकिन मैं कहूँगा प्रायोरिटी यहाँ पर एक को दूंगा, क्योंकि यहाँ पर असीम चैलेंज है, इसकी कई संभावनाएं। यहाँ पर केवल जो भी टेक्नोलॉजी हो रही है तो एग्रीकल्चर में आप कनेक्ट कर रही है, बट इसको आप अलग डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। गॉट इट। अब क्या था आपका जो तीसरा पैसेज था, सी सेक्शन जो था, उसमें देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर भी देके रखे। पहले को समझते हैं, पहला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की बढ़ती लोकप्रियता। अब देखो कई स्टूडेंट्स क्या है इसमें बात कर देंगे कि हाँ भारत की लोकप्रियता बढ़ रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कहाँ कहाँ बढ़ रही है बताओ, किस किस सेक्टर में बढ़ रही है? तो भू राजनीतिक क्षेत्र में, भू राजनीतिकरण में भारत की आप देखोगे क्या है, सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी बढ़ रही है, पहला। आर्थिक क्षेत्र पर आप कह सकते हैं कि सर आर्थिक क्षेत्र पर भी बढ़ रही है, क्योंकि भारत देखिए पहले 5वीं अर्थव्यवस्था था, आज 4थी हो गया। मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ किस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री अलग अलग तरीके से, खासतौर पर विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो WTO की बैठक हो, चाहे वो SCO समिट हो, चाहे वो ब्रिक्स की समिट हो, चाहे G7 की समिट हो, चाहे वो G20 की समिट हो, चाहे वो वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज ये संभावनाएं, असीम संभावनाएं यहाँ पर भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता आज भारत की बढ़ती चली जाए। आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, क्या सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया। सामाजिक देखिए, जब कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो उसका समाज के क्षेत्र भी बाहर जाता है, उसकी संस्कृति देखिए। अब देखो मैं क्यों आपको बता रहा हूं संस्कृति के लिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं, जरा समझना। आप इस संस्कृति को थोड़ा सा समझिएगा। सांस्कृतिक जो इसका लोकप्रियता बढ़ी है, जरा उसको देखिएगा। अभी हाल ही में 2025 की जो मिस वर्ल्ड जो घोषित की गई हैं वो है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। आई थिंक नाम मैं उनका रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कल्चर का असर बता रहा हूँ। वो जब आई थी तो उन्होंने साड़ी पहन के रखी थी। क्या पहन के रखी थी स्टूडेंट? साड़ी, जो भारतीय कल्चर है, और किसी दुनिया में किसी में नहीं, भारतीय कल्चर है साड़ी। जो साड़ी वुमेन पहनती हैं वो साड़ी, वो आई, उन्होंने साड़ी पहन के रखी थी, और सभी को कैसे, हाथ जोड़ के, हैंड इस तरीके से करके। ये भारतीय कल्चर है, इसकी लोकप्रियता नहीं तो क्या है। आज कई ऐसे डेलीगेशन जो भी होता है आते हैं देश के अंदर, तो वो हाथ जोड़ते हैं, हाथ मिलाना बात के, हाथ जोड़ते हैं, वो नमस्ते करते हैं हाथ जोड़ करके। ये भारतीय सांस्कृतिक आप देखिएगा कल्चर। जब कोई व्यक्ति किसी एक देश से दूसरे देश में जाता है, न केवल वो व्यक्ति जाता है बल्कि उसकी संस्कृति जाती है, तो लोकप्रियता बढ़ रही है। कई ऐसी आज से आप देखोगे आधुनिक काल के समय अंग्रेजों के द्वारा और विभिन्न प्रकार के व्यापारियों के द्वारा यहाँ से कई ऐसी मूर्तियाँ बेची गई, कई ऐसी कीमतें धातुएं बेची गई, उनको अब वापस लाया जा रहा है देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर। तो लोकप्रियता भारत की बढ़ रही है। भारत का दर्शन, ये हमेशा से रुचि वाला रहा है भारत का दर्शन। तो अंग्रेजों ने भी इस पर अध्ययन किया। वसुदेव कुटुंबकम कहाँ से हमने लिया है सर? जरा समझ पा रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। तो ये सब लोकप्रियता, तो इस पर भी आप लिख सकते हैं, ये बहुत बड़ा सॉलिड है आपके पास में। अंतरिक्ष में भारत की लोकप्रियता, चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश भारत। इतने बड़े विश्व में, इतनी बड़ी दुनिया में, इतने सारे देशों में, और विकसित देश नहीं कर पाए, वो भारत कर गया। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भारतीय पहला पहुंचने वाला 1984 के बाद में, राकेश शर्मा के बाद अब जो गए शुक्ला जी। जरा समझिएगा। तो लोकप्रियता नहीं तो क्या है? क्यों आज विश्व भारत की तरफ देखा हुआ है? भारत का डायस्पोरा, भारत एक मार्केट के रूप में उभरा है, भारत एक ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है, भारत में आज देखो विकसित और शिक्षित यूथ है, भारत में आज वो स्किल है। तो इसमें आपको सकारात्मक टर्मिनोलॉजी लिखनी। क्या आप लिख नहीं सकते? आप कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आप इसको समझा सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ पर्यावरण, डाइवर्सिटी स्टूडेंट्स,
एडवांस चेंज आज आप लोग देखने के लिए आते हैं, कई ऐसे रिसर्च होते हैं भारत में आकर के। क्यों भाई? क्योंकि भारत में वो कल्चर है। दुनिया की सबसे ज़्यादा बरसात भारत में होती है, सूखा भारत में होता है, ठंड भारत में होती है, ऊंची पहाड़ियाँ भारत वाले क्षेत्र में हैं। लोग यहाँ पे आते हैं तो कई सारी चीज़ें तो आपको भारत में ही देखने के लिए मिलेंगी। इसीलिए भारत की लोकप्रियता हर जगह, हर एक सेक्टर में बढ़ रही है, हर एक सेक्टर में बढ़ रही है। कॉर्डिट यहाँ तक क्लियर होगा? तो इस पर भी आप क्या कर सकते हैं, इस पर भी आप क्वेश्चन आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन लिखते हैं, जब भी आप पैसेज लिखते हैं, तो आपको लिखने के पश्चात जो आप लाइन लिख रहे हैं उसको आप उदाहरण से समझाएं उसको। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भारत की संस्कृति किस तरीके से, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया की जो आपकी मिस वर्ल्ड चुनी गई है उनका उदाहरण दिया कि भारतीय कल्चर उन्होंने कैसे स्वीकार किया। वो हाथ जोड़ के सबको प्रणाम किया और ख़ास तौर पर उन्होंने साड़ी को पहना। भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर में साड़ी पहनती है हमारे देश की जो आप देखोगे महिलाएँ हैं आफ्टर ऑफ मैरिज अधिकतर। तो आप बता सकते हैं लोकप्रियता कैसे बढ़ रही है। उदाहरण दो लिखो, उदाहरण दो लिखो, कुछ नहीं करना है, इसमें तो सोचना भी नहीं था। दूसरा और भी अच्छा है, ग्लोबल वार्मिंग भविष्य के लिए संकट। अब देखो, आपको भविष्य के लिए एक संकट है कैसे, नकारात्मकता इसकी बता दी। और नकारात्मकता इसकी कई सेक्टर में आप बताओ ना, आप इसको कई ऐसे सेक्टर में नकारात्मकता इसकी दिखाओ, तो कैसे आप दिखा सकते हो इसकी नकारात्मकता? आप कई जगह दिखा सकते हो, कई जगह। एक लगा दो बस, एक बस ये एक ट्रिक है, इसको लगा लो। जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक, भूगोलिक, ठीक है, सोच पे। तो ये सब एक में आप लिखो इसको करेक्ट करके। अगर आप राजनीति लिखते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग, जहां पर देखो आज ये वैश्विक, क्योंकि ये केवल एक राष्ट्र का मुद्दा नहीं है, ये विश्व का मुद्दा है आज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग, आप इस चीज़ को समझें, ग्लोबल वार्मिंग का कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर आप राजनीति लिखते हैं तो राजनीति में कैसे अस्थिर पैदा कर देता है राजनीति, सरकारें गिरा देती है आज ये, इससे कई चीज़ें कनेक्ट हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा, जलवायविक आप लिखोगे कि नहीं, पर्यावरणीय, बोलो हाँ, पर्यावरणीय आप लिखोगे कि नहीं, जिसको जलवायविक आप कह सकते हैं। तो देखो कितने इसमें असीम संभावना है इसमें आपको जोड़े। जैसे मैं एक इसका लेता हूँ कि भाई चुनौती का सबसे बड़ा मैं आपको बता दूँ, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो आपको सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग समझा देनी है 20 शब्दों में कि विश्व, आप देखोगे पृथ्वी के औसत तापमान से अधिक, पृथ्वी के वार्षिक औसत तापमान से अधिक तापमान का होना और होते चले जाना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और इसके कई ऐसे नकारात्मक भविष्य के लिए एक परिणाम या फिर संकट का दृश्य दिखता है, परंतु इसके साथ साथ इसमें पॉजिटिव सेक्शन भी दिखते हैं। आपको नकारात्मक पहले दिखाना है, फिर उसका सकारात्मक दिखाना है। नकारात्मक में क्या दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले आप पर्यावरणीय लिख दें, फिर जो मैंने आपको बताया राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, भौगोलिक, वैश्विक संबंधों पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। विद एग्जाम्पल के साथ आपको पता होना चाहिए। आप लिखोगे कि नहीं, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप सोचते कैसा है। और जब आप अच्छा सोचोगे, देखो जब आप अच्छा खाओगे ना तो अच्छा स्वास्थ्य भी होगा, ये ध्यान में आपको रखना। तो ग्लोबल वार्मिंग का अगर आप पर्यावरण पर प्रभाव दिखाते हैं तो कैसे? अब पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, CO2 बढ़ रहा है, मीथेन बढ़ रहा है, तो आप देखोगे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो CO2 जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है, तो जो आइलैंड है वो डूब रहे हैं, तो जो क्षेत्रफल है वो कम हो रहा है, तो वहाँ से माइग्रेशन हो रहा है, तो अस्थिरता पैदा हो रही है, तो राजनीतिक संकट बन रहा है। अरे बोलो हाँ। फिर खाद्यान्न का संकट यहाँ से बनेगा, पर्यावरणीय संकट यहाँ से बनेगा, भौगोलिक संकट यहाँ से बनेगा, नैतिक संकट यहाँ से बनेगा। कुछ लोग चोरी करेंगे, कुछ लोग आप देखोगे अपना व्यक्तिगत जो है नैतिक दायित्व को पूरा करेंगे, जो उनको निभाना चाहिए वो काम करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। पर्यावरण उथल पुथल हो जाएगा स्टूडेंट। माइग्रेशन ना केवल
आप देखोगे ह्यूमन का होगा, बल्कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का भी होगा, जो अगर वनों से निकल करके आगे तो मानव की सभ्यता को समाप्त कर देंगे। कई कीट पतंगों का भी होगा, कई बैक्टीरिया का भी होगा, वायरस का भी होगा। तो आप बताओगे कि नहीं, ये स्वास्थ्य पर भी तो इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे लगभग आपके पास में 10-15 हैं। जैसे सामाजिक की अगर आप बात करें, जैसे मैं यहाँ पर बता दूँ तो बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग का। महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, महिलाओं पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग का, बच्चों और महिलाओं पर। जब राजनीतिक अस्थिरता होती है, जब अशांति किसी देश के राष्ट्र के अंतर्गत आती है, तो सबसे पहले बच्चे और महिलाएं पिसते हैं, महिलाओं का शोषण होता है। महिलाएं दूर दराज से पानी लेने के लिए आएंगी, क्योंकि घर की लक्ष्मी कौन, महिला होती है। सारा खाना बनाने का काम कौन करती है, महिला करती है। पुरुष बाहर कमाता है, घर महिला। और छोटे बच्चों पर प्रभाव होगा, गर्मी की सहनशील क्षमता कैसे उनमें विकसित होगी। जेंडर इक्वलिटी आप देखोगे नहीं हो पाएगी, बल्कि वो जेंडर गैप बढ़ जाएगा। महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरतों को पूरा करने में लग जाएंगी, खाद्यान्न की वस्तुओं को सीमित आप देखोगे एकत्रित करने में लग जाएंगी, और पुरुष जो है लड़के वो पढ़ने और पठन पाठन के काम में लग जाएंगे। तो जो गैप हम कम कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स का यूज करके, वो खास तौर पर क्या हो जाएगा, वंचित हो जाएगा। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की बात करोगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से कई ऐसी समस्याएं पैदा हो रही है, पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स यहाँ पर आप 17 के 17 गोल लगा सकते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ही तो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये इसके नकारात्मक कई बिंदु हैं स्टूडेंट्स, आप लिखे तो कई बिंदु, आप नकारात्मकता में ही इसके 1000 शब्द लिख दोगे, अगर आप में ब्रेन स्टॉर्मिंग आपने की है, चीज़ों को आप कनेक्ट करना जानते हैं। लेकिन कुछ इसके सकारात्मक भी हैं, ये तो नकारात्मक हैं। अब जरा इसके सकारात्मक पहलू भी जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर जी हाँ इसके सकारात्मक, क्योंकि आप केवल नकारात्मक पर पैसेज को नहीं छोड़ सकते, आप नकारात्मक पर ऐसे को नहीं छोड़ सकते, आपसे ये अपेक्षाएं की जाती हैं, और कोई भी सिविल सर्वेंट नकारात्मक नहीं होना चाहिए, ये अपेक्षाएं आपसे की जाती हैं। तो आपका ये दायित्व भी बनता है सर, केवल ग्लोबल वार्मिंग के नकारात्मक नहीं, कुछ इसके सकारात्मक परिणाम भी आपको मिलते हैं। पहला क्या मिलता है, पहला मिलता है जैसे यातायात के साधन। यातायात, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपसे कहूँ कि जब मान लीजिए कि जो अंटार्कटिका है, ठीक है, आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक जो ग्लेशियर है अगर वो पिघलेगा तो जो नॉर्थ वाला रीजन है, याद कीजिएगा जो नॉर्थ वाला रीजन है, मतलब कि रूस से सीधा यूरोप तक जाया जा सकता है, उधर से होते हुए यूरोप तक सीधा, इधर से चाइना से इधर होते हुए आप आ सकते हैं। तो एक क्या होगा, ये आप देखोगे जो जलीय परिवहन है उसको बढ़ावा देगा, शिपिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। किसको बढ़ावा देगा, शिपिंग इंडस्ट्री को ये और ज़्यादा बढ़ावा देगा। क्लियर, शिपिंग इंडस्ट्री को ये और ज़्यादा मात्रा में बढ़ावा देगा, पोर्ट डेवलपमेंट्स ज़्यादा होंगे। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स मुझे और बताओ, जब ये ग्लेशियर पिघलेगा तो CO2 आप देखोगे लगातार बढ़ रही है, और मानव ने CO2 खासतौर पर मीथेन CH4 को कन्वर्ट करके इसको बायोगैस बनाने का एक टेक्नोलॉजी विकसित की है। तो आप देखोगे ऊर्जा की जो समस्या है वो क्या होगी, कम होगी, ऊर्जा की नई संभावनाएं देखने के लिए आपको मिलेगी। जब आपका ग्लेशियर पिघलेगा, जब ग्लेशियर पिघलेगा तो ये देखने को मिलेगा इस ग्लेशियर में आपको क्या मिल सकता है, आपको फॉसिल फ्यूल भी मिल सकता है, आपको फॉसिल फ्यूल मिल सकता है, आपको गैस यहाँ पर मिल सकती है, ऊर्जा के स्रोत आपको मिल सकते हैं। वन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और बात देना चाहता, यहाँ से ऐतिहासिक नई क्रांति और प्रगति पैदा हो सकती है। जैसे मान लीजिए अभी मैं एक उदाहरण देना चाहता आपको, अभी हाल ही में एक रिसर्च हुआ, और ख़ासतौर पर जो एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत तो आपको पता होगा कहाँ है, रॉकी पर्वत नॉर्थ अमेरिका में और एंडीज पर्वत साउथ अमेरिका में है, जिस पर क्वेश्चन आपके UPSC ने भी 2025 वाले प्रीलिम्स में पूछा था। तो कहने का तात्पर्य यह है, उस एंडीज पर्वत में अभी एक खोज की गई तो वहाँ पर कुछ ऐसी ममी पाई गई, जो ग्लेशियर पिघला तो वहाँ पर ममी पाई गई, और वहाँ पर जो तांबा था उसके औजार मिले, उसके साथ में उसकी अस्थियाँ मिली, एक ख़ासतौर पर जो एलिफेंट्स है उसका एक पूरा सब मिला, ठीक है, और वो लगभग आप देखोगे 1 मंथ की प्रेगनेंसी थी, वो ख़ासतौर पर मैं कहूँगा मादा एलिफेंट था, हथनी थी वो, उसके साक्ष्य मिले। और न केवल उसके साक्ष्य मिले बल्कि ऐसे वहाँ पर एक पूरा जंगल ही मिल गया, ग्लेशियर वहाँ का पिघला तो वहाँ पर पूरा जंगल ही मिल गया, कई ऐसे पूरे के पूरे फॉसिल फ्यूल वहाँ पर पाई गई, लकड़ियाँ वहाँ पर मिले। तो कैसे ना आप कहोगे, उदाहरण के माध्यम से आप समझा सकते हो।
इस ग्लोबल वार्मिंग से कई ऐसी असीम संभावनाएं भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो चाहे वो पर्यावरण की बात हो, खासतौर पर आप देखो कृषि के सेक्टर में, अगर मानो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आपने कहा कि खाद्यान्न का संकट इससे पैदा होगा, कई ऐसी प्रजातियां यहाँ पर आएंगी, इससे बीमारियां पैदा होंगी, ऑफकोर्स इससे बीमारियां पैदा होंगी, लेकिन ये भूल जाते हो आप कि जब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जैसे मैं कहूँ कोविड पैंडेमिक, इससे एक ये भी तो बात हमें पता चलेगी कि हमारे राष्ट्र की जो क्षमताएं वो कितनी हैं, हमें अपनी क्षमताओं के बारे में भी पता चलेगा। हमें फिर वहाँ से तीव्र गति से रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स को बढ़ाना भी देना होगा। तो इसमें असीम संभावनाएं हैं, ये यहाँ पर सर्विस सेक्टर और रोजगार को पैदा करेगा ही करेगा। ठीक है, इन सब के अलावा आप देखोगे वो तो ऐतिहासिक रिसर्च भी बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी ग्लोबल वार्मिंग के चलते। जैसे एक्वा कल्चर, आपने देखो कृषि की बात कर लें, जो एक्वा कल्चर है वो चीज़ें आपको बढ़ती हुई नज़र आएंगी। कौन सी चीज़ें? एक्वा कल्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वो बढ़ेगा। जैसे जलीय कृषि को बढ़ावा देते हैं, उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि सतत विकास की तरफ हम मूव करेंगे कि नहीं, बोलो हाँ। क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है कि हम सतत विकास को बढ़ावा दें, सबका साथ सबका विकास की बात करें, हम पर्यावरण की बात करें। अरे बोलो हाँ, करेंगे कि नहीं? अगर मान लो कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा है, हमने नेचर का शोषण ही इतना कर दिया, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, हमें रिएक्शन ही दिख रहा है उसका, प्राकृतिक घटनाएं ऐसी नहीं हो रही है, तो हम तो उसी तरीके से करते रहेंगे ना उसका शोषण और दोहन। बट जब बीच बीच में जो आपका नेचर है, पृथ्वी है, जो आपका प्रकृति है, खासतौर पर जब ब्रेक लगाती है, जैसे बादल फट जाना, जैसे लैंडस्लाइड हो जाना, तो वो स्थिति आपको दिखाती है कि महोदय आपको रिसर्च की ज़रूरत है, आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, आपको ऐसे विकसित की ज़रूरत है। आप फिर क्या कर सकते हैं? मिटिगेशन की बात करते हैं, आप मिटिगेशन की बात करते हैं, आप वहाँ पर आप देखोगे अनुनीकरण की बात करते हैं, आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको कम करने का प्रयास करते हैं। तो इससे खोज पैदा होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स जरूर मिलेगा, विज्ञान की एक नई दिशाएं आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इससे कृषि के सेक्टर में, चाहे वो जलीय कृषि हो, चाहे बायो कृषि हो, बायोगैस एनर्जी हो, इन सब के साथ साथ स्टूडेंट्स जो फॉसिल फ्यूल का हम लगातार दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उसको छोड़ेंगे ना, हम रिन्यूएबल ऊर्जा की तरफ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आए? ये ग्रीन मार्केटिंग कहाँ से आया? ये सब कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ से? ये सब ग्लोबल वार्मिंग से ही तो आ रहा है, यहीं से तो सीख है। आज हम वैक्सीन की तरफ कितना, हर एक देश वैक्सीन पर काम कर रहा है, हर एक देश वैक्सीन पर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोविड पैंडेमिक ने ये हमें दिखा दिया कि बच्चे आपके पास में होना चाहिए। कोरोना वायरस ने कहा कि बच्चों आपके पास में वैक्सीन होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है। तो बताओ इस पर कितनी असीम संभावना है। लेकिन चुनौतियां तो हैं भविष्य के लिए, संकट तो हैं, लेकिन कुछ संभावनाएं भी हैं। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स को मैंने एग्जांपल दिया, उस तरीके से आप देखोगे ये नए यातायात के साधनों को खोलेगा, जलीय कृषि को बढ़ावा देगा, उस सब के अलावा पर्यावरण के प्रति मानव सजग होगा, उसके साथ साथ जागरूकता बढ़ेगी, लोगों को दिखेगा शोषण, तो प्रकृति का शोषण कम करेंगे, उसका संपोषण बहुत ज़्यादा करेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे, ना कि दुरुपयोग करेंगे। अरे बोलो हाँ। तो यहाँ पर तो दो अपॉर्चुनिटी हैं आपके पास। चाहे तो आप पहली अपॉर्चुनिटी हाथ फैला करके ले सकते हैं कि इंडियाज राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, और सेकंड है ग्लोबल वार्मिंग ए थ्रेट टू द फ्यूचर, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए भविष्य का संकट। तो इस पे लिख सकते हो कि नहीं? तो आपसे ये अपेक्षा है। फिर टेक्नोलॉजी बताओ कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इस तरीके से काम कर रही हैं, उसके नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक। लेकिन ये ध्यान रखना, आपको केवल और केवल ग्लोबल वार्मिंग को केवल एक ही डायमेंशन पर नहीं दिखाना है। मैंने हमेशा से कहा है और अभी भी कह रहा हूँ, जब भी आप कभी भी निबंध लिखते हैं, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपको अगर यकीन नहीं है तो आप लिखिए। देखिए आप कहोगे सर मैंने निबंध लिखा, अब मैं कैसे चेक करूँ? कुछ मत करो, निबंध लिख दिया, नेक्स्ट डे उठाओ, 5 मिनट अपना दो, 5 से 10 मिनट, और जो निबंध लिखे उसको पढ़ लो, खुद पढ़ लो, खुद मूल्यांकन कर लो, तो आपको समझ में आएगा। फिर उसी निबंध को क्या करो, एआई पे जाओ और सीधा एआई पर जाओ और जाकर के कहो इस पर निबंध लिख दो, तो वो निबंध लिखेगा उस पर। ठीक है, जो आप निबंध लिखते हो उस निबंध को लिखो और उसी पे और एआई निबंध लिखेगा। तब आप करना मैच और देखना मैंने कहाँ गलती की है, तो आप पाओगे कि मेरे में तो क्वेश्चन में, मेरे तो निबंध में डाइवर्सिटी है ही नहीं। और जब तक डाइवर्सिटी आपके निबंध में नहीं होगी तब तक एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा, कोई नहीं देगा।
अगर मैं एक ही शब्द को लिख दूं ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण पे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव दिखा दूं, इसका राजनीतिक, आर्थिक, वैश्विक, और ये वैश्विक प्रभाव है। क्यों आज वैश्विक संस्थाएं एकजुट हो रही हैं, क्यों हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं, क्यों हम आप देखोगे जो वन नेशन वन सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, सॉरी हम जो इंटरनेशनल जो आपका सोलर के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्यों हम पेरिस क्लाइमेट डील को फॉलो कर रहे हैं, क्यों हम ओजोन चरण की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि हमें पता है और आज इसके संबंध इससे तय हो रहे हैं। जिसके पास जितनी, आपने देखिए ग्लासगो की समिट जरा देखिए, पंचम व्रत क्यों आए भारत के निकल के? तो आज इससे संबंध भी बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ रूप से दिखते हैं। तो ये जो तीसरा है ना, आप इसमें तो आसानी से लिख सकते हैं, दोनों में से कोई सा पकड़ो और आराम से लिखो। लेकिन लिखने से पहले आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, सोच लेना कि ग्लोबल वार्मिंग का भविष्य क्या है और उसके साथ साथ इसका भविष्य के लिए संकट क्या है, संकट बताओ, और उसका आगे जा कर के अंतिम लाइनों में आपको समाधान भी बताना है 3 से 4 पॉइंटों में, ताकि एग्जामिनर को पता चले न केवल ये नकारात्मक भी बताता है बल्कि ये उसका सुझाव भी देता है और सकारात्मक भी बताता है। और एक सिविल सर्वेंट का दायित्व यही होता है, अगर कहीं गलती हो रही है तो उस गलती को सुधारा जाए और आपको सजेशन किया जाए, अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद बेटर हो। ठीक है, वहीं तीसरा जो पैसेज यहाँ पर पूछा गया उसको भी जरा देख लेते हैं। ये कह रहे हैं इंडियन इकोनॉमी एंड मैक इन इंडिया। देखो आप लिख सकते हैं आपको इसमें मैक इन इंडिया के बारे में कि भारतीय अर्थव्यवस्था और मैक इन इंडिया, मतलब कि हर एक वस्तु का आपको क्या करना है, मैक इन इंडिया बनाना है। तो कहाँ कहाँ पर आप मैक इन इंडिया, तो इसमें तो खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग में आपको, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा आपको इसमें जाने का संभावना रहेगी। इकोनॉमी सेक्टर को बहुत ज़्यादा ये रखेगा मैक इन इंडिया। ठीक है, तो ये मुझे बताइएगा, तो आप इसमें तीसरा ना लिखें तो आप बेटर रहेंगे। और देखो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर मैक इन इंडिया पूछ लिया, ये भी स्टार्टअप्स के बारे में है। और यहाँ पर देखो बच्चे स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी देखो ये जो दूसरा है ये भी स्टार्टअप्स के बारे में। मैक इन इंडिया के स्टार्टअप्स तो की तरफ इंडिकेट करता है ना, कई जगह आप लिखोगे ना कि हर एक पर टैग लगाना है मैक इन इंडिया। तो डियर ये था आपका, आप देखोगे वास्तविक रूप से जो निबंध हुआ था 2024 का, किस चीज़ का निबंध हुआ आपका, UPPCS का जो पेपर हुआ था, मैंने हिंदी का आपको, और ये जो पेपर है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दें, कमेंट्स आवश्यक रूप से दें आपको क्लास कैसा लगा है। तो अगर आपको क्लास पसंद आएगा तो मैं इसके सारे पेपर डिस्कस कर दूँ आपके साथ में, ताकि आप समझ सकें कि UPSC या फिर UPPCS या अन्य किसी भी स्टेट PCS का अगर आप निबंध लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, या फिर कोई आप क्वेश्चन आंसर राइटिंग करते हैं, तो उसमें किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लासेस में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।